Good morning, everyone. And today I'm going to start a very new thing, and it is the explanation of Air Force Set 1. आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से एक एपेक्स इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर एयरफोर्स एग्जामिनेशन के अंग्रेजी पेपर के टेस्ट की व्यवस्था की गई है और आज फर्स्ट टेस्ट हुआ जिसके टॉपर सुजीत कुमार रहे। हालांकि मार्क्स बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन आज के टॉपर सुजीत कुमार रहे। चूँकि पहला टेस्ट था ऐप के ऊपर तो कुछ परेशानियां लोगों को हुई। अगले टेस्ट से आप सभी अच्छा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो इस सेट को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, सबसे पहले पैसेज है, तो किसी भी पैसेज को हम कैसे बनाएं। पैसेज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ करके समझना चाहिए, और पैसेज को बनाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अंग्रेजी की समझ, और दूसरा कमांड ओवर वोकैब। वोकैब के ऊपर एक पकड़ होनी चाहिए आपकी, उसके ऊपर आपका अथॉरिटी होना चाहिए। अगर आपका कमांड इसके ऊपर है, अथॉरिटी है, तो आप पैसेज को बेहतर समझ सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है जो प्रायः विद्यार्थी अपनाते हैं, तुक्का लगा करके, कि कुछ समझ में आया और कुछ अंदाज से ऑप्शन की सहायता से और मार देते हैं आंसर। वो बेहतर नहीं हुआ, तो कोशिश करेंगे कि हर शब्द को हम आपको बता पाएँ। तो सबसे पहले जो सामान्य तरीका है उसमें हमें पैसेज के प्रश्नों को देखना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार द बे कुड नॉट बी रिच्ड बाई बोट बिकॉज, राइटर के अनुसार बोट से, नाव से हम नहीं पहुंच सकते थे बे में। क्यों, क्या कारण था, क्यों नहीं पहुंच सकते थे, यह बताना है। तो एट लो टाइड ही वॉकड ओवर द सैंड्स टू द हेडलैंड एंड राउंड द कॉर्नर टू द लिटिल बे फेसिंग द ओपन सी। एक छोटी सी खाड़ी थी जिसका एक फेस सी की ओर होता था, यानी एक फेस से आप प्रवेश करें तो जब दूसरे फेस में जाएंगे तो वह आपको एक ओपन सी यानी बिल्कुल खुले समुद्र की ओर ले जाता था। तो कोई व्यक्ति है जिसके लिए यहाँ ही का प्रयोग किया गया, वह तब उधर जा रहा है जब समुद्र का टाइड यानी उसका जो ज्वार है वह लो है, यानी बिल्कुल नीचे है, और वह बालू से होकर के वहाँ आगे की ओर बढ़ा। और हेडलैंड, हेडलैंड एक रास्ता को कहेंगे, एक भूमि को कहेंगे। इसका सिनोनिम प्रोमोन्ट्री होता है। एक पतला सा मार्ग, रेतीला मार्ग जो हमें समुद्र की ओर ले जाए उसे हम हेडलैंड या प्रोमोन्ट्री कहते हैं। एंड राउंड द कॉर्नर टू द लिटिल बे, यानी वह व्यक्ति बालू के ऊपर होते हुए हेडलैंड से राउंड द कॉर्नर लिटिल बे की ओर गया, और तब वह बे उसे ओपन सी की ओर ले गया। इट वॉज इनएक्सेसिबल, क्या, किसके लिए इट लगा, ये सब समझना होता है। तो बे के लिए लगा। इट वॉज इनएक्सेसिबल बाई बोट, यानी इस जगह पर नाव से नहीं जा सकते थे। वह जिसके लिए ही लगा है वह व्यक्ति तब गया जब टाइड लो था, यानी वहां पानी था ही नहीं, पानी उसके पीछे हट चुका था। अब अगर वहां पानी भरा हो तो वहां पहुंचना नाव से मुश्किल होता। क्यों, इट वॉज इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब होता है जो पहुंच के बाहर हो, जहां पहुंचा नहीं जा सके उस जगह को हम इनएक्सेसिबल कहते हैं। एक्सेस शब्द से यह बना हुआ है। एक्सेस मीन्स पहुंच होता है। हम जब इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह एक्सेसिबल हो जाता है, और इसका एंटोनिम जब करते हैं तो इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो इट वॉज इनएक्सेसिबल बाई बोट, बोट के द्वारा नहीं वहां पहुंच हो सकती थी। क्यों, तो प्रश्न पर ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू द राइटर द बे कुड नॉट बी रिच्ड बाई बोट बिकॉज, यानी यहाँ एक टेक्निक, एक ट्रिक आप सीखें कि यह लाइन जो है हमारे प्रश्न से मैच कर रहा है। तो जो लाइन हमारे प्रश्न से मैच कर रहा हो उस लाइन को हमें 2 बार 3 बार, जो जितनी बार में हो सके क्लियर करके, और तब सीखने के दौरान की बात है, परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता है, सीखने के दौरान की मैं बात बता रहा हूँ। तो 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके पढ़ करके क्लियर करके उसी समय आप आंसर दे दें। तो इट वॉज इनएक्सेसिबल बाई बोट बिकॉज सीम्स ऑफ रॉक जटेड आउट एंड करंट स्विर्ल्ड राउंड। अब स्विर्ल राउंड मीन्स होता है चक्कर काटना,
स्विर्ल राउंड मीन्स होता है चक्कर काटना, चक्कर काटना। और जट आउट मीन्स होता है सामने आना, प्रकट होना, प्रोट्रूड, प्रोट्रूड। सिम्स ऑफ रॉक सामने आते थे और करेंट्स वहां इतनी तेज होती थी, यानी पानी की धाराएं इतनी तेज चक्कर काटती थी कि इतना अधिक उसमें वेग होता था कि वहां नाव का पहुंचना संभव नहीं होता था। ट्रीचरसली मीन्स होता है गद्दारी पूर्वक, लेकिन यहां होगा तीव्र वेग से। यहां अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है, यह साहित्य है, यहां अर्थ बदल सकता है, इसे समझना पड़ता है। तीव्र वेग से पानी वहाँ जो है समुद्र का चक्कर काटता था, जिसके चलते वहाँ नाव का पहुँचना संभव नहीं था। और यह बात आप देख रहे हैं ए में नहीं है, ए में कहा गया इट हैड न्यूमरस लेयर्स ऑफ रॉक, देयर वर टू मेनी एडीज। एडीज वही है भंवर, एडीज मीन्स भंवर। पानी में जो भंवर होता है ना, गोल गोल घूमता है, वही एडीज कहलाता है। प्लुरल है, एडी से बना हुआ है, इसका सिंगुलर जो है वह एडी होता है। इट वॉज फेसिंग दी ओपन सी, नहीं, आंसर होगा डी। देयर वर सिम्स ऑफ रॉक एंड ट्रीचरसली स्विर्लिंग करेंट्स। तो इस प्रश्न को हम लोग कर लिए, तो आगे के लिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वन कुड विजिट द बे। हमें एक एक करके प्रश्नों को देखना चाहिए, तब बनाना चाहिए। वन कुड विजिट द बे, यानी अब आगे हमें फोकस करना है इस प्रश्न के ऊपर। कोई बे को विजिट कर सकता था कब? तो ए में कहा एट एनी टाइम वन चूज, किसी भी समय जब वह चूज करे। ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड ओकेजन्स, कुछ खास मौकों पर ही। व्हेन देयर वाज ए लो टाइड और ड्यूरिंग द इवनिंग वॉक। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ट्रीचरसली तक पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। बट you could walk there if you choose one of the lowest ebb tides that receded a very long way। प्रश्न देखिए, one could visit the bay during the evening walk नहीं होगा, on certain occasions नहीं होगा, at any time one chose नहीं होगा। उसमें शर्त क्या है कि when there was a low tide, यानी कोई वहां तभी जा सकता था जब ज्वार जो है वह लो हो। स्पष्ट है यहाँ, बट यू कुड, अब आपको कंफ्यूज कर देने के लिए लेखक ने यहाँ यू का प्रयोग किया और क्वेश्चन में इन्होंने वन लगा दिया। ऐसा खूब किया जाता है, बट आप मान लें कि यहाँ वन है। बट वन कुड वॉक देयर इफ वन चोज वन ऑफ द लोवेस्ट एब टाइड्स, यानी अगर आपको वहाँ विजिट करना है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको वेट करना होगा उस समय का जब टाइड लो स्थिति में हो। दैट रिसीडेड ए वेरी लॉन्ग वे। अब रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना, रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना। पानी के पीछे हटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका एंटोनिम कई बार पूछा जाता है, तो इसका एंटोनिम होता है एडवांस, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। आप सभी अगले टेस्ट को जरूर देंगे और अगला टेस्ट संडे को होगा, फिर शाम समय 6 to 7 PM। 6 to 7 PM ही ऐप पर क्वेश्चन रहेगा और आप सभी लोग टेस्ट जरूर देंगे। जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं वे एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा नाम से ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर लें और फिर टेस्ट दें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां सारी सूचना आपको मिलेगी। तो एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लें और अगले संडे को फिर शाम में 6 से 7 के बीच ऐप पर एक सेट मिलेगा, सेट 2। तो यू कुड, हाँ, तो 2 का आंसर सी होगा। सी क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। तो फिर आगे के लिए हम अगले स्लाइड में आ जाते हैं और अगले प्रश्न को पहले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लिंगर ऑन द एक्सपेडिशन बिकॉज। अब लिंगर मीन्स तो टाल मटोल करना होता है, लेकिन यहाँ होगा लंबे देर तक ठहरना। ऐसे भी बोलचाल में लोग कहते हैं करे भाई बड़ा लिंगर करता रह तुम। अब लिंगर, लिंगर मीन्स होता है अधिक समय लेना, लिंगर मीन्स होता है बेवजह समय लेना या अधिक समय लेना। बोलचाल में भी इसका खूब यूज होता है।
लिंगर से लिंगरर भी लोग यूज करते हैं। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लिंगर और द एक्सपेडिशन, यानी एक बार जब आप इस समुद्र की यात्रा पर हों तो बहुत देर तक आप वहाँ रुक नहीं सकते, यह पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्या कारण था, यह बताना है। तो हम लोग इस पैसेज में लॉन्ग वे तक पढ़ चुके थे पिछले स्लाइड में। अब आगे यू कुड नॉट लिंगर, एकदम लाइन फॉर लाइन मैचिंग है, और जानबूझ करके मैंने ऐसा पहले सेट में आपको दिया ताकि आपको एक हेल्प मिले कि कैसे पैसेज बनाते हैं। यू कुड नॉट लिंगर ऑन द एक्सपेडिशन फॉर, अब आप देखिए, आप सीखिए कि पैसेज में बिकॉज का यूज नहीं मिला, पैसेज में मिला फॉर का यूज, और क्वेश्चन में आपको दे दिया गया बिकॉज। तो दोनों का ही अर्थ होता है क्योंकि। बिकॉज मीन्स भी क्योंकि और फॉर मीन्स भी क्योंकि। अब आप फॉर मीन्स केवल के लिए जानते हैं, बिल्कुल सही है, के लिए के अर्थ में यह प्रेपोजिशन होता है और क्योंकि के अर्थ में यह कंजंक्शन होता है। तो ये दोनों ही क्योंकि का मीनिंग रखते हैं, और आप इसको याद कर लें, जब यह के लिए के अर्थ में आएगा तब यह प्रेपोजिशन होगा, जब यह के लिए के अर्थ में आएगा तब यह प्रेपोजिशन होगा, और जब क्योंकि के अर्थ में आएगा तब यह कंजंक्शन होगा। तो फॉर बिकॉज का काम कर लेता है। तो यहाँ यही सब कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर लेना है, आसानी से पैसेज बना देंगे। यू कुड नॉट लिंगर ऑन द एक्सपेडिशन, इस यात्रा पर, इस अभियान पर आप अधिक समय नहीं बिता सकते, संभव नहीं था। क्यों, फॉर वंस द टाइड वॉज ऑन द टर्न, क्योंकि एक बार यदि टाइड टर्न हुआ, इट केम इन रैपिडली, तो बड़ी जल्दी से टाइड आ जाता है, यानी ज्वार उसमें इतनी तेज होती है कि वह बहा ले जाएगा। फिर वहाँ अगर आप अधिक देर तक रुकते हैं तो खतरनाक हो जाएगा। तो क्यों पॉसिबल नहीं था एक्सपेडिशन को लिंगर करना, क्योंकि द वाटर रोज रैपिडली, द टाइड टर्न्ड क्विकली, द टाइड टर्न्ड स्प्राइटली, द वाटर रश्ड इन विथ ग्रेट फोर्स। अब क्लोजेस्ट तो द वाटर रोज रैपिडली है। अब पानी का ऊपर की ओर बढ़ना तेजी से रोज रैपिडली होगा, जो कि समुद्र में ऐसे नहीं होता है। समुद्र में पानी का फैलाव तेजी से होता है, बहाव तेजी से होता है, इसलिए बेस्ट आंसर बी होगा। लेकिन सेट के अंतर्गत आंसर स्प्राइटली दिया हुआ है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। मैंने जहां से यह क्वेश्चन लिया है उसमें आंसर सी दिया गया है, मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको। स्प्राइट शब्द से स्प्राइटली बनता है, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। स्प्राइटली मीन्स होता है प्रफुल्लित, प्रसन्न, ये क्या लिख दिया, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रसन्न, प्रमुदित, खुश, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और द वाटर रश्ड इन विथ ग्रेट फोर्स, इस ये भी क्लोज है, लेकिन बेस्ट आंसर है, चूंकि एकदम लाइन से मैचिंग हमारा हो रहा है। साफ दिया हुआ है कि द टाइड वाज ऑन द टर्न, तो द टाइड टर्न्ड क्विकली, यानी ये समुद्र की जो बात हो रही है, तो यह समुद्र का स्वभाव है कि उसमें बहुत तेज ज्वार उठता है और उस समय जो सामने आए उसे बहा ले जाता है। इसीलिए लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अधिक देर तक रुकना वहाँ संभव नहीं होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज फॉर हियर, ही फाउंड द बे फ्रेश एंड अनलिटर्ड बिकॉज। अब अनलिटर्ड मीन्स होता है स्वच्छ, साफ, टाइडी इसका साइनो होता है, टाइडी, यानी जहां गंदगी न हो। अब ये लीटर शब्द से बना है, आप जानते होंगे, सुने होंगे, अंग्रेजी का शब्द है लीटर। इस लीटर का प्रयोग एक ही मां से जन्मे बच्चों के समूह के लिए होता है, बच्चों का समूह। लीटर मीन्स कलेक्टिव नाउन का जब यह काम करेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों का समूह, और जब यह कॉमन नाउन का काम करेगा तो इसका अर्थ होगा कूड़ा करकट। कूड़ा करकट दोनों जगह ही इसका यूज मिलेगा। कलेक्टिव नाउन में यह बच्चों के समूह को, जो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं एक ही माँ से, एक ही गर्भ से, उन्हें लीटर कहते हैं। जानवरों के साथ यह काफ़ी यूज में मिलता है, और इसी लीटर का प्रयोग नाउन, कॉमन नाउन के रूप में कूड़ा करकट के अर्थ में होता है। तो अनलीटर्ड यानी बिल्कुल साफ था, एडजेक्टिव बन गया, यानी एकदम टाइडी था। तो ही फाउंड द बे, यानी वह व्यक्ति बे, जो लेखक है वो बे पर पहुंचा,
और क्या पाया कि वो बिल्कुल फ्रेश था, एकदम ताज़ा था, अनलिटर्ड था। क्योंकि क्या कारण था अनलिटर्ड होने का, क्या कारण था फ्रेश होने का, यह हमें बताना है। इट केम इन रैपिडली हो गया था, यहां तक हो गया था पिछले स्लाइड में। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से अब वहां इतनी जल्दी ज्वार का आना होता था, टाइड का फ्लो होता था कि लोग, फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, अब देखिए यहां फॉर का अर्थ से के अर्थ में हो रहा है। वेरी फ्यू पीपल केयर टू एक्सप्लोर द लिटिल बे, लोग जानते तो थे उस लिटिल बे के बारे में, लेकिन ना के बराबर लोग उसकी परवाह करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसे खोजने का प्रयास करते थे। एक तरह से कहें, कोई उसे एक्सप्लोर करना नहीं चाहता था। एक्सप्लोर मीन्स होता है खोजना, एक्सप्लोर मीन्स होता है खोजना, अन्वेषण करना। जब ज्ञान जानकारी की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी जगह किसी चीज की खोज होती है तो उसे एक्सप्लोरेशन कहते हैं। एक्सप्लोर वर्ब, एक्सप्लोरेशन नाउन। एंड द केव एट द बैक ऑफ इट, कोई उस केव को भी, जो वहां गुफा था एक, उसके बैक में, उसे भी कोई खोज नहीं पाया था। कारण यही था कि वहां पानी में बह जाने का डर लोगों को हुआ करता था। बट द अननोन ऑलवेज ड्रीव दिस मैन लाइक ए मैग्नेट, लेकिन अब जो लेखक होता है ना, वो भी साइंटिस्ट की तरह होता है। जो कवि होता है वो भी एक तरह से अपने आप में साइंटिस्ट होता है। यानी जिस की बात हो रही है वह व्यक्ति मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस जगह की ओर खींचा जा रहा था। यानी यह उसके बारे में एक्सप्लोरेशन चाहता था, जानना चाहता था उस जगह को, उस अननोन जगह को वह प्राप्त करना चाहता था, जानना चाहता था। ही फाउंड द बे फ्रेश एंड अनलिटर्ड, वह वहाँ पहुँचा भी और तब उसने देखा कि जो जगह है, वो जो बे है, बिल्कुल फ्रेश है और अनलिटर्ड है, यानी एकदम स्वच्छ है। एज इट वॉज कंप्लीटली कवर्ड बाय द सी, कारण यह था, क्यों वह अनलिटर्ड था, क्योंकि, अब देखिए यहाँ एज मतलब क्योंकि हो गया, तो ये भी आपको याद करना होगा कि एज मतलब भी क्योंकि होता है, सिंस मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज मतलब भी क्योंकि होता है, फॉर मतलब भी क्योंकि होता है। एज क्योंकि, इट वॉज कंप्लीटली कवर्ड, यह बिल्कुल ढका था, पूर्णतः ढका था, बाय द सी, समुद्र से, एट हाई टाइड, यानी जब समुद्र का ज्वार हाई था, जब उसमें काफी पानी भरा हुआ था, तब वह जगह, वह बे बिल्कुल ढका था। और जब पानी ढक करके और बैक हुआ तो वो जगह बिल्कुल फ्रेश और अनलिटर्ड था। अब यह जवाब देनी होगी। तो द सी वाटर हैड रिसीडेड, सी का पानी रिसीड कर चुका था, पीछे हट चुका था। ही वॉज द फर्स्ट विजिटर देयर, ये भी हो सकता है। द हाई टाइड हैड जस्ट वॉश्ड द लीटर अवे, यही तो होगा, यही तो होगा, क्योंकि लाइन फॉर लाइन इसका मैचिंग है। हाई टाइड के दौरान जो भी वहां लीटर था, यानी कूड़ा करकट गंदगी थी, तो जब टाइड हाई हुआ, यानी जब समुद्र का में बहाव, समुद्र में बाढ़ जब आया, तो सब कुछ बहा करके लेके चला गया, वॉश अवे कर दिया। वॉश अवे यहाँ होना चाहिए, या तो हमारे टाइपिस्ट से गलती है या लेखक की गलती है। यहाँ वॉश अवे होगा। वॉश अवे मीन्स होता है बहा ले जाना। वॉश अवे आप याद कर लेंगे, समुद्र इत्यादि के द्वारा बहा ले जाना वॉश अवे होता है। फ्रेजल वर्ब है, बहा ले जाना। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, याद करना है इन सभी चीजों को। एज इट वॉज कंप्लीटली कवर्ड बाय द सी एट हाई टाइड, द केव। अब फिर हम आगे बढ़ें, हमने इस प्रश्न को कर लिया। अब अगले स्लाइड में हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि वाइल पासिंग थ्रू द केव, केव से गुजरने के दौरान, द राइटर डिस्कवर्ड ए, जब राइटर केव से पास थ्रू हो रहे थे, यानी पास कर रहे थे, गुजर रहे थे, तो इन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया, क्या इन्होंने खोज लिया? तो द केव लुक्ड मिस्टीरियसली डार्क, यानी वह जो केव था रहस्यमयी, वहाँ पर एक तरह से अंधेरा था, और बिल्कुल मतलब कहें कि ऐसा अंधेरा था जहाँ से एक रहस्य का उद्गार हो रहा था, रहस्य सामने आ रहा था। क्या? तो वो कूल भी था और इनवाइटिंग था। इनवाइटिंग मीन्स होता है आकर्षक, इनवाइटिंग मीन्स होता है आकर्षक,
इसका सिनोनिम हो जाता है तब अट्रैक्टिव, इनवाइटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वह जो बे था वो मिस्टीरियसली डार्क था, सॉरी बे हमसे बोला गया, केव जो था, वहाँ जो गुफा थी वह बिल्कुल ही रहस्यमय तरीके से वहाँ अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल कूल था और इनवाइटिंग था, ऐसा लगता था कि अपनी ओर खींच रहा है। एंड ही पेनेट्रेटेड टू द फारदेस्ट कॉर्नर, अब वो लेखक माना नहीं, वो भीतर प्रवेश कर गया। पेनेट्रेट मीन्स होता है भीतर प्रवेश करना, अंदर जाना, तो ही पेनेट्रेटेड टू द फारदेस्ट कॉर्नर, वो अंदर तक गया, अंतिम कोने तक, जो सबसे दूर का कोना था। फारदेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फार, इट इज द एसडी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार। आप जानते होंगे फार फर्दर फारदर और फर्देस्ट फारदेस्ट होता है। वेयर ही डिस्कवर्ड, अब वहां जाकर के इसने क्या डिस्कवर किया, तो वेयर ही डिस्कवर्ड ए वाइड क्रैक। अरे गजब की बात है, जब वह वहां पहुंचा तो वहां एक वाइड क्रैक देखा, एक दरार देखा, रैदर लाइक ए चिमनी, अब वह बिल्कुल एक चिमनी की तरह दिख रहा था। ही पियर्ड अप एंड, तब वह ऊपर की ओर, चूंकि वो जहां पहुंचा है वो जगह नीची है, समुद्र के भीतर वो गया हुआ है, जब पानी वहां नहीं था तब, तो ही पियर्ड अप, अब ऊपर की ओर झांका, ऊपर, पियर अप, पियर मीन्स झांकना होता है, पियर मीन्स झांकना होता है, तो जो वहां क्रैक दिखा उस क्रैक से ऊपर पियर अप किया, वो ऊपर की ओर झांका, एंड थॉट, और उसे ऐसा लगा, ही कुड सी ए पैच ऑफ डे लाइट, तो जब वह ऊपर देखा, चूंकि वो खाई में था और काफी अंधेरा था वहां पर, तो उस अंधेरे जगह से जब वह पियर किया तो वह पैच ऑफ डे लाइट देखा, यानी वहां दिन का उजाला उस होल के माध्यम से उसे दिखाई पड़ा। तो वाइल पासिंग थ्रू द केव द राइटर डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया, कूल एंड सेक्लूडेड कॉर्नर, सेक्लूडेड मीन्स होता है तन्हा, अकेला, सोलिटरी, लोनली, लोनली इसका सिनोनिम होगा, लोनली। चिमनी शेप्ड रॉक, देखिए लेखक खूब भरमाने का प्रयास किए हैं, लेकिन मेनली क्या था, तो बिग क्रैक थ्रू विच लाइट केम इन, वह क्या वहां पाया, डिस्कवर किस चीज को कर दिया, तो वहां जाकर के उसने डिस्कवर कर दिया एक बिग क्रैक को, एक बड़े से दरार कहें, होल कहें इसको, और उसके माध्यम से लाइट अंदर की ओर प्रवेश कर रही थी। तो यह पैसेज था, और इस पैसेज के अंतर्गत 5 क्वेश्चन आए, पांचों को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत सारे शब्दों को मैंने बताया। अब चूंकि समय का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं बहुत सारे शब्दों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैक्सिमम शब्द मैं आपको बता रहा हूं, आप इन सबको नोट करके याद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने 6ठा प्रश्न है, और इसमें कहा जा रहा है चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। देखिए इन क्लोजेस्ट इन मीनिंग जब भी कहा जाए तो आप समझ जाएं कि आपको सिनोनिम्स बताना है। क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी आपको सिनोनिम्स बताना है। तो शब्द है आपके सामने रिवेरी, रिवेरी मीन्स होता है दीवा स्वप्न, कुछ लोग इसके शिकार होते हैं, दीवा स्वप्न यानी दिन में ही स्वप्न देखने लगते हैं। तो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। डे ड्रीम मीन्स होता है दीवा स्वप्न। तो अब तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है कि आंसर जो है वह बी होगा। रियलिटी मीन्स होता है वास्तविकता, रियल से बना है रियलिटी, वास्तविकता, रियल शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है, और उसका जब नाउन बनाते हैं तो रियलिटी हो जाता है। रियलाइजेशन रियलाइज वर्ब से बना है, रियलाइजेशन मीन्स अनुभूति, रियलाइजेशन मीन्स एहसास, रियलाइजेशन मीन्स एहसास, रियलाइजेशन मीन्स अनुभूति। तो 6 का आंसर बी होगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज डेल्यूज, और इसमें भी हमें क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम ही बताना है। तो डेल्यूज शब्द जो है, डेल्यूज मीन्स होता है जलमग्न, डेल्यूज नाउन का काम करता है, जल प्लावित, जलमग्न, बाढ़ की स्थिति को डेल्यूज कहते हैं, जल प्लावित।
जल प्लावन कहें, चूंकि ये तो नाउन है ना, जल प्लावन थोड़ा कठिन हिंदी हो गया, तो मैं यहाँ बाढ़ भी लिख देता हूँ, बाढ़। कन्फ्यूजन आप जानते हैं, कन्फ्यूज वर्ब से बना हुआ यह नाउन है, और कन्फ्यूजन मीन्स होता है दुविधा। डिसेप्शन डिसीव वर्ब से बना हुआ नाउन है, डिसेप्शन मीन्स धोखा, डिसीव मीन्स धोखा देना। फ्लड नाउन है, फ्लड मीन्स बाढ़, जल प्लावन। और डेक्स्टरस अपने आप में एडजेक्टिव है, और डेक्स्टरस मीन्स होता है कुशल, डेक्स्टरस मीन्स होता है चतुर, डेक्स्टरस मीन्स होता है निपुण, डेक्स्टरस मीन्स होता है कुशल। तो डेल्यूज का सिनोनिम फ्लड होगा। आप सभी जो लोग प्रश्न को बनाए हैं, इन मैं उम्मीद करता हूं कि बनाए होंगे। सुजीत कुमार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सुजीत कुमार के बिल्कुल नज़दीक परफॉर्म करने वाले आर्या अरविंद हैं, और एक विद्यार्थी और है जिनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है जिसमें अपोजिट इन मीनिंग बताना है। तो जब भी अपोजिट इन मीनिंग आए, इट मीन्स आपको एंटोनिम देना होता है, एंटोनिम, एंटोनिम देना होता है। तो शब्द है आपके सामने डोलफुल। अब डोलफुल मीन्स होता है उदास, डोलफुल मीन्स होता है शोक मग्न, शोक में डूबा हुआ, शोक मग्न या उदास। ब्यूटीफुल आप सभी को मालूम है एडजेक्टिव है, अर्थ होता है सुंदर। और मॉर्नफुल डोलफुल का सिनोनिम हो जाएगा मॉर्नफुल, मॉर्नफुल मीन्स होता है शोक मग्न, वह जो शोक में डूबा हुआ हो। डिसीटफुल मीन्स होता है धोखेबाज, डिसीटफुल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है धोखेबाज। और चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, खुश, खुश या प्रसन्न। तो एंटोनिम देना है, इसलिए 8 का आंसर डी होगा। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 9, दैट इज बियॉन्ड वंस रीच। पैसेज में से ही उठा करके मैंने इस सेट को बना दिया। दैट इज बियॉन्ड वंस रीच, इसका मतलब है कि जो किसी के पहुंच से परे हो उसे क्या कहें, तो इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स होता है पहुंच से परे या पहुंच के बाहर, पहुंच के बाहर, इसलिए आंसर ए होगा। इनविंसिबल अजेय, यानी जिसके ऊपर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं किया हो उसे हम अजेय कहते हैं, इनविंसिबल। इनसरमाउंटेबल, यह भी अजेय ही होता है, जिसको सरमाउंट नहीं किया जा सके, जिसको अपने अधीन नहीं किया जा सके। और इनफ्लेमेबल मीन्स होता है ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल मीन्स होता है ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। तो 9 का आंसर ए होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक वर्ड देना है एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसके बदले। अब आपके सामने 10 है, और इसमें जम्बल्ड पार्ट को अरेंज इस तरह से करना है कि सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए, यानी इसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। इसे हम सेंटेंस, पहले नेवी में 1 नंबर का देता था, अब इसे एयरफोर्स में भी देने लगा। एसएससी की परीक्षाओं में तो आएगा ही, एनडीए में आएगा, बैंकिंग में भी आएगा। थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज करता है, लेकिन बेसिक पैटर्न किसी का भी यही है, सबसे पहले यही सीखना चाहिए। तो इसे बनाते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, देखिए एक छोटा सा टेक्निक मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का चयन करना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही यहाँ लागू होता है, फिर हमें ऑब्जेक्ट का चयन करना होता है, और तब हमें रिमेनिंग वर्ड्स का चयन करना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही हैड, यानी आंसर हमारा पी से शुरू हो सकता है। अब देखेंगे पी से क्यू है, आर है, ऐसे ही बन गया आंसर डी होगा, लेकिन आप बना करके देखें। ही हैड, अब हैड आया तो हैड के बाद 2 ही चीज आ सकता है, या तो यह हैड अपने साथ नाउन लेगा डिटरमाइनर के साथ आकर के, और नहीं तो वर्ब 3 लेगा। तो आप देख रहे हैं किसी के प्रारंभ में नहीं है कोई डिटरमाइनर, है सच ए विनिंग स्माइल एक डिटरमाइनर है, लेकिन V3 नहीं है, यानी आंसर ही हैड यानी पी के बाद क्यू होना चाहिए, लेकिन ये मैचिंग नहीं, क्यू तो इस ब्लॉक में है,
सच वाला किस ब्लॉक में है, तो आर में, यानी पी के बाद आर। संकेत स्पष्ट है कि आंसर डी होगा। ट्रिक से ही बन गया था, क्योंकि देखिए बेसिक पैटर्न है कि सब्जेक्ट जिसमें हो उसे पहले रखना होता है जब कुछ भी लेखक के द्वारा फिक्स्ड न किया गया हो तो। हालांकि मैं सेंटेंस अरेंजमेंट पर स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी विस्तृत वहाँ आपको बताऊँगा, लेकिन अभी पैसेज में आया है तो मैं इसे भी बता रहा हूँ थोड़े कम शब्दों में। तो ही हैड से स्पष्ट है कि शुरू होगा, यानी पी से शुरू होगा, पी इस ब्लॉक में है। तो ही हैड सच अ विनिंग स्माइल दैट। अब सच के बाद दैट आता है, सच के बाद एज भी आता है। तो ही हैड सच अ विनिंग स्माइल दैट आई कुड नॉट से नो टू हिम, यानी इस तरह का विनिंग स्माइल था, जीत लेने वाली मुस्कुराहट थी कि मैं उसे ना नहीं कह सका। तो यही कंप्लीट सेंटेंस हुआ और आंसर होगा डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 11 हियर। इसमें कहा जा रहा है कि आप एडजेक्टिव बनाए दिए हुए शब्द का। तो कंपीट जो है यह अपने आप में वर्ब होता है और कंपीट मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना या बराबरी करना। कंपटीशन शब्द कंपीट से ही बना हुआ नाउन होता है। कंपटीशन मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा। कॉम्पिटिटिवली कॉम्पीट से ही बना हुआ एडवर्ब है, यह एडवर्ब है प्रतियोगी, प्रतियोगी रूप से, प्रतियोगितात्मक पूर्वक, प्रतियोगितात्मक ढंग से। कॉम्पिटिटिव इसका एडजेक्टिव है। मैंने ट्रिक कई बार आप लोगों को बताया है कि आई भी ई जिसके अंत में हो वह एडजेक्टिव होगा और एल वाई जिसके अंत में हो 90% शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। तो कॉम्पीट का एडजेक्टिव कॉम्पिटिटिव होगा, जिसका अर्थ होगा प्रतियोगी या प्रतियोगितात्मक, प्रतियोगी या प्रतियोगितात्मक। और कॉम्पिटिटर जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हम प्रतिद्वंदी कहते हैं। कॉम्पिटिटर मीन्स राइवल, इसे हम प्रतिद्वंदी कहें। दूसरे शब्द में कॉम्पिटिटर को आप राइवल भी कह सकते हैं। तो 11 का आंसर सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर और इसमें हमें एरर को डिटेक्ट करना है और यदि कहीं एरर नहीं है तो आंसर डी होगा। तो ऑयल हैज एंड इज स्टिल इन ग्रेट डिमांड। अब यहाँ दो अलग अलग तरह के एक्सुलियरी वर्ब एंड से जुड़ करके आए हुए हैं। तो एंड से जुड़ करके जब दो अलग अलग एक्सुलियरी वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो दोनों के सिचुएशन सेम नहीं हो सकते। यह ऑयल इज स्टिल इन ग्रेट डिमांड, यह पार्ट तो सही है, ऑयल सब्जेक्ट है दोनों पार्ट का। तो ऑयल इज स्टिल, स्टिल जो है हमेशा प्रेजेंट में आता है। तो ऑयल इज स्टिल इन ग्रेट डिमांड, ऑयल आज भी बड़े डिमांड पर है, यानी यह पार्ट तो सही है, लेकिन हैज यहाँ सूटेबल नहीं है। अब हैज है तो इसको भी3 चाहिए, तो यहाँ हम क्या लगाएं भी3, तो हमें बीन लगाना होगा। ऑयल हैज बीन एंड इज स्टिल इन ग्रेट डिमांड, यानी ऑयल डिमांड में रहा है और अभी भी डिमांड में है, बहुत अधिक डिमांड में है। तो जब दो अलग अलग एक्सुलियरी वर्ब एंड से जुड़ करके एक साथ दिए गए हों तो दोनों के लिए वर्ब हमें डिफरेंट यूज करना होता है। अब आप बीन को भी3 सोच कर सुन करके आश्चर्य न करें। बी जो है यह भी1 है, इसका जब हम रूप चेंज करते हैं तो दूसरा रूप वॉज होता है, इसका तीसरा रूप बीन होता है, इसका चौथा रूप बीइंग होता है और इसका पांचवा रूप इज होता है। ठीक इसी तरह से हैव जो है वह भी1 है, इसका दूसरा रूप हैड होता है, तीसरा रूप हैड होता है, इसका चौथा रूप हैविंग होता है और इसका पांचवा रूप हैज होता है। ये याद करने की चीज़ है, याद कर लेंगे आप सभी लोग। भी1, भी2, भी3, भी4 एंड भी5। और यही कारण है कि यहाँ चूंकि अस्तित्व को दर्शाना है, अब बी जो है अस्तित्व को दर्शाता है, इसीलिए हमने यहाँ बीन का प्रयोग किया। कठिन प्रश्न था यह। अब आपके सामने अगला प्रश्न 13 है। यू नो इट
वेल दैट ही हैज़ हैंड इन दिस एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मीन्स होता है गबन, घोटाला, रुपये इत्यादि का घोटाला एम्बेजलमेंट कहलाता है। तो यू नो इट वेल, अगर यू नो इट तक गलत होता तो आंसर ए होता, वेल दैट तक गलत होता तो आंसर बी होता, लेकिन गलत तो है सी में, क्योंकि हैज़ हैंड है और यह इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हैव ए हैंड इन। हैव ए हैंड इन यानी आर्टिकल यहाँ नहीं होने के चलते यह सेंटेंस गलत है। ए लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। में हाथ होना या में संलिप्तता होना, में हाथ होना या में संलिप्तता होना। 13 नाउ 14 आपके सामने है और इसमें हमें पैसिव चूज करना है दिए हुए सेंटेंस का। तो इट इज योर ड्यूटी टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस समस्या का समाधान करें, इसे दूर करें। तो जब भी इट इज योर ड्यूटी, इट इज ड्यूटी वाला सेंटेंस आपको मिले तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया गया हो सबसे पहले इसे सब्जेक्ट बना दे 1 नंबर में ले जा करके। तो यू यानी यू से ही हमारा वाक्य शुरू होगा, तो ए एलिमिनेट हो जाता है और बी एलिमिनेट हो जाता है। इसका ट्रिक सीख लें, जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले ड्यूटी वाला तो उसके पहले आए हुए पॉजेसिव एडजेक्टिव का हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम यू सब्जेक्ट देखें, यानी सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब दूसरा, ऐसे वाक्यों में हमेशा सपोज टू का प्रयोग करें। ड्यूटी को हटा करके हमें यूज करना होता है सपोज टू का, तो यू के साथ आर लगेगा, इसलिए यू आर सपोज टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। उम्मीद की जाती है कि आप इस समस्या का समाधान करेंगे। तो आंसर 14 का डी होगा। ये टाइप आप सीख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी ड्यूटी वाला आपको सेंटेंस मिले, पैसे में बदलना हो तो सपोज टू लगाना ही होगा ड्यूटी को हटा करके, और यह जो पॉजेसिव केस है इसके बदले प्रॉपर सब्जेक्ट अपने आप से देना होगा। Now we have the next question and it is 15. She said to him, "Are you ill today?" इस प्रश्न के अंतर्गत हमें नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलना है, यानी यह डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमारे सामने है और इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये पहले सीखना होता है आप लोगों को, चूंकि कंप्लीट सेट है तो इसमें मैं बता रहा हूँ, लेकिन अलग से इसका वीडियो है। आप में जो लोग नए हैं जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें, नरेशन का लाइव क्लास भी है और सिंपल वीडियो भी है, दोनों ही है, जो आपको अच्छा लगे देख सकते हैं। तो सी सेड टू हिम, आर यू इल टुडे? तो सी आस्क्ड हिम इफ या वेदर आई वॉज इल दैट डे होगा। तो सी आस्क्ड हिम। अब देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं, यहाँ टोल्ड आ गया जबकि यहाँ क्वेश्चन है, तो इसे आप छोड़ दें, ये नहीं होगा। फिर यहाँ आस्क्ड आया तो आस्क्ड के साथ दैट नहीं आता है, इसलिए आंसर 2 भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी में इंट्रोगेटेड आ गया फिर दैट आ गया, यानी यह भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? डी, सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल दैट डे। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना चाहिए। Now move to the next and it is 16 here. He was dash by nature and so avoided all company. अब फिलर आजकल के सभी कंपटीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। रोज के क्लास में मैं इधर फिलर बता रहा हूँ, कल फिर मैं आपको फिलर बताऊँगा कल के क्लास में, और वहाँ मैं बताऊँगा आपको ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से फिलर। तो ही वॉज डैश बाई नेचर एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी। कैसा वह व्यक्ति है, नेचर से कैसा वह व्यक्ति है यह बताना है, और हेल्प में कहा जा रहा है कि अवॉइडेड ऑल कंपनी, यानी लोगों की संगति से वह हमेशा बचता था। तो किस तरह का व्यक्ति था? कॉर्डियल जो होगा वो समाज में रहेगा, यानी मित्रवत, जिसका मिलनसार व्यवहार हो, जो मित्रवत हो उसे हम कॉर्डियल कहते हैं। एंटी सोशल, असामाजिक, इनकी भी अपनी समाज होती है, एंटी सोशल भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है। असामाजिक, गैर सामाजिक। टिमिड मीन्स होता है झेपू टाइप का, जो लोगों के सामने न आए न बोले, डरपोक टाइप का जो हो उसे हम टिमिड कहते हैं। यह लोगों को फेस करने से बचना चाहता है, इसलिए आंसर डी होगा। और ग्रिगेरियस मीन्स तो होता है मिलनसार, सामाजिक जो आदमी हो, जो समाज में मिलजुल कर रहता हो, सबके साथ रहना पसंद करे, उसे ग्रिगेरियस कहते हैं। तो आंसर 16 का सी ही होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी डैश
सर्व आवर पेरेंट्स। यह प्रश्न मैंने मॉडल वर्ब से दिया था, हर पार्ट को मैं टच कर रहा हूं। जब माता पिता के सेवा की बात हो तो बेस्ट मॉडल वर्ब ought to होता है, और यह हमें यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आंसर ought to ही होगा। हाँ, यदि ought to नहीं रहता तो हम should का प्रयोग कर सकते थे। दोनों ही चाहिए के अर्थ में यूज होते हैं, लेकिन जब सिंपल कर्तव्य, सिंपल ड्यूटी, सजेशन की बात हो तो शुड का प्रयोग करें। और मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to का यह हमारा मोरल ड्यूटी है, माता पिता की सेवा करना, इसलिए 17 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज इट वॉज नथिंग इल्स डैश टिरैनी। यह प्रश्न मैंने आपको कंजंक्शन से दिया था और यहाँ बट होगा, क्योंकि इल्स के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ बट कंजंक्शन ही आता है, दूसरा कुछ कभी आ ही नहीं सकता। अगर कंजंक्शन देना है तो बट ही देना होगा, याद करने की चीज़ है। इल्स के साथ बट के पेयर को आप याद कर लें, इसलिए 18 का आंसर ए होगा। और एरर में दैन देकर के प्रश्न हमेशा दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज सी सेलेक्टेड 2 साड़ीज बट फाइनली बॉट द डैश 1। यह प्रश्न मैंने डिग्री से दिया है और यहाँ आप देखें 2 साड़ीज हैं, 2 साड़ी की चर्चा की गई है, वह 2 को सेलेक्ट की, बट लेकिन अंततः वह खरीदी किसको, तो जो डैश 1 था। इट मीन्स जब चर्चा 2 लोगों में हो रही हो तो हमें कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत होती है, जब 2 से अधिक की चर्चा हो रही हो तब हमें सुपरलेटिव की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन में से देखें कंपैरेटिव में कौन है, यह तो पॉजिटिव है, यह जो ऑप्शन है यह सुपरलेटिव है। और मच तो ऐसे ही गलत है, मच किसी एडजेक्टिव के पहले आया हो तो उस एडजेक्टिव में हमें उस एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव में बदलना होता है। तो मच मोर एक्सपेंसिव हो सकता था, लेकिन यहाँ मोर एक्सपेंसिव दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए 19 का आंसर होगा बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 20, और इसमें वह शब्द चुनना है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। तो आपके सामने 4 शब्द हैं, डायरिया है, न्यूमोनिया है, कॉलेरा है और हेमोरेज है। तो जो शब्द आपके सामने निमोनिया है, बीमारी का नाम है, कॉलेरा भी बीमारी का नाम है, हेमोरेज भी बीमारी का नाम है, और ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन डायरिया इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है, इसलिए डायरिया होगा। और आप इसे याद कर लें, डायरिया का स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर है, यही डायरिया का स्पेलिंग होता है, ये याद करने की चीज़ है, इसे याद करना होगा। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।